वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। अच्छा जी, देखते हैं। वी हैव स्टडीड इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स इन द प्रीवियस चैप्टर। नाउ वी डिस्कस द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस के यहाँ पर चेक करेंगे। एन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व ड्यू टू द रैंडम इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, लाइट के इंटरफेरेंस को देखना, ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट सोर्स है हमारी, जहाँ से लाइट निकल रही होती है, वहाँ से लाइट रैंडम इमिट होती है किसी भी डायरेक्शन में। द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस फिनोमिनन ऑफ लाइट वेव्स। अगर दो लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कहीं पर जाकर मिल रही हैं, ठीक है, तो इस फिनोमिनन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय वन। नंबर वन, द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब एक ही क्रोमा, एक ही पिगमेंट वाली आपके पास जो है मोनो का मतलब वन। ठीक है, एक ही क्रोमा वाली, एक ही कलर वाली लाइट निकलनी चाहिए। ठीक है, ऐसी सोर्स होनी चाहिए। ठीक है, दीज शुड एमिट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, यानी कि अगर एक ही क्रोमा वाली लाइट होगी, यानी कि अगर सेम वेव्स वाली लाइट होगी, तो ऑब्वियसली उन वेव्स की वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपको इस चीज़ को फुलफिल करना है। अगर आप मोनोक्रोमेटिक की जगह कोई ऐसी लाइट लेते हो जो मोनो से ज़्यादा क्रोमा रखती हो, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स आएंगी, सिंगल वेवलेंथ्स की वेव्स नहीं होंगी, डिफरेंट वेवलेंथ्स की वेव्स होंगी, तो और वो फिर इमिट भी डिफरेंट डायरेक्शंस में हो रही होंगी, तो फिर इस तरह उसे ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट विच प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोहेरेंट, को का मतलब एक साथ, ठीक है, कोहेरेंट विच प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। सोर्स आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ से लाइट निकल रही है कि वो जो भी लाइट इमिट करे वो सेम फ्रीक्वेंसी की, जो भी वेव्स प्रोड्यूस हों वो सेम फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस हों, विद जीरो और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। या तो दो वेव्स ऐसी आ रही हैं, ठीक है, जिनमें जो है जो फेस डिफरेंस है, जिनके फेसेस में जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो, या तो फिर कांस्टेंट हो। यानी कि अगर एक जो सोर्स है उससे जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उससे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसमें और इसमें जो डिफरेंस है वही तीसरी वाली में भी डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल फेस डिफरेंस बिल्कुल कांस्टेंट, बिल्कुल सेम होना चाहिए। या तो डिफरेंस बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल ज़ीरो हो, या अगर हो तो सेम डिफरेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टू सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर। दो सोर्सेज जो एक दूसरे के करीब होनी चाहिए ताकि इंटरफेरेंस को ईजिली आप ऑब्जर्व कर सको। कंसिडर टू कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स हमें अब गौर करना, कोहेरेंट वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, जिनमें फेस डिफरेंस जीरो या फिर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ऐसी दो कोहेरेंट वेव्स हम लोगों ने कंसिडर की इन सेम मीडियम, जो एक ही मीडियम पर थी, ठीक है, विच आर सुपर इम्पोज्ड। उन दोनों वेव्स को आपस में सुपर इम्पोज करवाया गया, एक दूसरे से इंटरफेयर करने दिया गया विद ईच अदर। एट सम पॉइंट्स देयर इज एनहांसमेंट इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी वेव है, ठीक है, तो ये जितनी लंबाई है ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब कुछ वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो भाई छोटा होता है, और कुछ वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि हम लोगों ने अब क्या किया, दो कोहेरेंट वेव्स को एक ही मीडियम पर जो थी उन्हें सुपर इम्पोज होने की इजाज़त दी, उन्हें इंटरफेयर करने की इजाज़त दी। तो कुछ पॉइंट्स पर हमें ये देखने को मिला कि उनके एम्पलीट्यूड में क्या आ गई, एनहेंसमेंट आ गई, उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया। ठीक है, एंड एट अदर पॉइंट्स, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमें ऐसे भी मिले जब वो दोनों सुपर इम्पोज हुई, तो कुछ पॉइंट्स हमें ऐसे भी मिले कि उनका एम्पलीट्यूड जितना पहले था उतना भी नहीं है, कैंसिलेशन हो गई है एम्पलीट्यूड की। ठीक है, एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में वी हैव कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। वन बाय वन इन्हें पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। एंड देयरफॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। और इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट से, या एनहेंसमेंट इन एम्पलीट्यूड या कैंसिलेशन इन एम्पलीट्यूड के कॉन्सेप्ट से हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस भी मिलती हैं। ये भी आगे डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं, और ऑब्टेन्ड होना है स्क्रीन। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ये जो फिनोमिनन है ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर एक सोर्स है, ठीक है, लाइट बल्ब, ठीक है, इससे यहाँ पर एक ये जो है पास हो रही है यहाँ से लाइट, इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसके अंदर ना स्लिट, एक जो है पतला सा बारीक सा जो है ना मतलब एक जगह है जहाँ से लाइट जो है आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, फिर आगे एक और रखा गया आपके पास, ठीक है, टू नैरो स्लिट्स। अब यहाँ पर दो नैरो स्लिट्स रख दी गई हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है इंटरफेरेंस के लिए? जो तीसरा पॉइंट हमारे पास था, जो तीसरी चीज़ हम लोगों ने कंसिडर करनी थी, वो क्या करनी थी कि जो दोनों सोर्सेस हों वो क्या हो, क्लोज हो एक दूसरे से। तो आप देखो ये दोनों स्लिट्स एक दूसरे के से कितने क्लोज रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये अगर आप इसको एक कंसिडर करते हो सोर्स, क्योंकि इससे लाइट आ रही है इसके पास, और फिर आप इसको सेकंड सोर्स कंसिडर
कंसिडर करते हो क्योंकि इससे लाइट्स निकल रही हैं। तो देखो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना रखा गया आपको ये भी बता दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दो सोर्स आप कंसिडर करते हो तो इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी आपको बता दिया गया, 0.1 मिलीमीटर सिर्फ इतना रखा गया है, ठीक है। वाइड सेपरेटेड बाय, अच्छा अबाउट 0.1 मिलीमीटर वाइड। अच्छा, ये जो स्लिट्स हैं ये इनकी जो चौड़ाई है वो 0.1 मिलीमीटर की है, ठीक है, और इन्हें सेपरेट किया गया है 0.25 मिलीमीटर के डिफरेंस से, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको मजीद चीज़ें दिखाई हुई हैं, स्पेसिंग ऑफ फ्रिंजेस। अब बहरहाल ये अभी हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो इससे हमें ये और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे फ्रिंजेस के बारे में जहन में रखना है कि फ्रिंजेस को हम लोगों को देखना है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। ब्राइट मतलब चमकते हुए रोशन और डार्क का मतलब बिल्कुल गहरे अंधेरे काले, जो बिल्कुल गहरे हों, ठीक है। तो फ्रिंजेस विजिबल ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्क्रीन, ये एक स्क्रीन है उसके ऊपर आपको फ्रिंजेस मिले। फ्रिंजेस दो तरह के मिले, एक मिले ब्राइट फ्रिंजेस, एक मिले डार्क फ्रिंजेस। बाकी हम इंटरफेरेंस की टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो हमें मजीद ये क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स आर सुपर इम्पोज, ठीक है, दो वेव्स को हमने इस तरह से सुपर इम्पोज होने दिया है, इस तरह से इंटरफेयर करने दिया है, इस तरह से कॉन्टैक्ट में आने दिया है, सच दैट द क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, ठीक है। भाई ये एक वेव है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्रस्ट ट्रफ का पता होना चाहिए। वो जो ऊपर वाली लेयर होती है क्रस्ट होती है, नीचे वाली लेयर ट्रफ होती है, ठीक है। अब हमसे कहना है कि दो वेव्स को हमने इस तरह से सुपर इम्पोज होने दिया है कि एक वेव का जो क्रस्ट है, ठीक है, जो एक वेव का क्रस्ट है वो दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ कोइंसाइड हो रहा है, वो दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ जाकर टकरा रहा है, ठीक है। और जो एक वेव का ट्रफ है वो दूसरी वेव के ट्रफ के साथ जाकर टकरा रहा है। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट, तो फिर जो इनके रिजल्टेंट बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, ये है उनके रिजल्टेंट, ठीक है। उन दोनों के मिलने से ये वाली वेव बनी है। इस रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, इस रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा इस ग्रेटर दैन, वो बड़ा होगा द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। जो इंडिविजुअल वेव्स थी, ठीक है, उनके एम्पलीट्यूड से रिजल्टेंट वाली का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाला केस आ गया जिसमें हमसे बोला हुआ था कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड एनहेंस हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एनहेंसमेंट इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एनहेंस हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के साथ कोइंसाइड होगा, तब जो रिजल्टेंट बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा, ग्रेटर इन साइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की जो इंटरफेरेंस होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वेव 1 है, ठीक है, ये आपको दिख रही है वेव ए जो लेबल हुई है, ये वेव ए है, ये दूसरी वेव, सॉरी ये वेव ए है, ये वेव बी है, ठीक है। दोनों अपनी अपनी वेव्स जा रही थी, हमने इनको कुछ इस तरह से कोइंसाइड होने दिया, कुछ इस तरह से सुपर इम्पोज होने दिया कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर आ रहा है और इसका ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर आ रहा है, ठीक है। फिर इनके नतीजे में जो इनके रिजल्टेंट बन रही है वेव ए प्लस बी, जो इनके रिजल्टेंट बन रही है वो इनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट वाले का जो एम्पलीट्यूड है वो इतना ज़्यादा है, ठीक है। रिजल्टेंट वाले का जो एम्पलीट्यूड आएगा ऐसे केस में जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर होगा, तब हमेशा जो आपको रिजल्टेंट मिलेगी, जो दोनों को मिलाने से रिजल्टेंट आपको जो एक नई वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा वेव ए और वेव बी दोनों के ही एम्पलीट्यूड से, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमसे कहते हैं इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स। अगेन हम लोगों ने क्या लिए हैं, अगेन हम लोगों ने कोहेरेंट वेव्स लिए हैं, ठीक है। दो कोहेरेंट वेव्स हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिए, उन्हें इस तरह से सुपर इम्पोज करवाया है इन सच अ वे दैट, ठीक है, द क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद ट्रफ, ठीक है। एक का जो क्रस्ट होगा वो दूसरी के ट्रफ के ऊपर आएगा, ठीक है, और एक का जो ट्रफ होगा वो दूसरी के क्रस्ट के ऊपर आएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर रिजल्टेंट बनाकर दिखाई भी तो नहीं है, लेकिन इस तरह से जो आपको न्यू रिजल्टेंट मिलेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा या तो वो पूरी तरह से कैंसिल हो चुका होगा, ठीक है। अगर ये दोनों के एम्पलीट्यूड्स आपस में मैच करते हुए तो या तो एम्पलीट्यूड पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा या तो फिर क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर वो एक अलग मेथड है, ठीक है। आपको जो एम्पलीट्यूड मिलेगा रिजल्टेंट का वो हमेशा दोनों वेव्स में से आप किसी को भी देख लो तो इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड से कम होगा, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज लेस देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है। चाहे आप इसका एम्पलीट्यूड देखो, इस वाली का अगर आप चाहे एम्पलीट्यूड देखो या फिर चाहे आप इस वाली का एम्पलीट्यूड देखो, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा इन इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस एंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।